नमस्ते बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चों का मैं विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज जो है हम लोग सजीव विशेषताएं एवं आवास के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यानी अभी जो है हमें सिर्फ कुछ थोड़ी सी बातें जो है बची है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो हर बार की तरह हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो आप लोग सब तैयार हो? चलिए। तो बच्चों, आज का जो विचार है, बिहेवियर, जो हमारा जो बिहेवियर होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। बिकॉज इन लाइफ देर आर मेनी सिचुएशन वेयर नॉलेज फेल्स बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल। तो बच्चों, जो हमारे जो लोगों से जो बिहेव करने की जो तरीका है, वो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि आपके पास भले ही कितने भी नॉलेज हो, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो बिहेवियर है वो हमेशा हमारे नॉलेज से ग्रेटर होता है। क्योंकि जिंदगी में कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आपने जो जो बातें पढ़ रखी है, याद कर रखी है, वो सारी बातें अब भूल जाती है। लेकिन अगर आपका जो बिहेव करने का तरीका सबके साथ बहुत अच्छा है, तो क्या कर सकते हो, आप जो है वहां पे रुक सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमेशा हर किसी के साथ आप क्या कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सभी को बिहेव करना है। ओके, तो बिहेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज बिकॉज इन लाइफ देर आर मेनी सिचुएशन वेयर नॉलेज फेल्स बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल। तो जहां पर आपकी नॉलेज फेल हो जाती है, वहां पर आप अपने बिहेवियर, अच्छे आदतों से सभी का दिल जीत सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। सब लोग तैयार रहिए। ओके। तो बच्चों, हम लोग जो है क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जी हाँ, सजीवों के लक्षण, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हमने बहुत सारे लक्षण के बारे में जो है देख लिया, है ना, किस तरह से सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, किस तरह से जो है उनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन क्रिया होती है, प्रजनन होता है, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं और वृद्धि एवं गति करते हैं, है ना। ये सारी बातें जो है हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब जो है हमें क्या देखना है कि सजीवों में ये देखना है कि क्या सजीव गति करते हैं, है ना। एक एक करके सारी बातें हमने देख लिया, तो अब जरा उसको भी जरा देख लेते हैं। चलिए। तो बच्चों, जो सजीवों में जो गति होती है वो कैसा होता है, ये नहीं कि सभी में एक जैसी ही गति हो। सजीवों में जो है गति होती है, लेकिन हर जीव में जो गति होती है वो अलग अलग हो सकता है ना। सभी सजीव किसी न किसी रूप में गति करते हैं। हालांकि हर गति हर जीव में अलग अलग हो सकती है। तो बच्चों, जो जीवों में जो गति है, जो हम लोग जो मूवमेंट करते हैं, वो कैसा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कभी शरीर के जो अंगों को हम लोग हिलाते हैं, वो भी क्या है, गति है ना। जैसे पक्षियां हैं, अपने पैर को अपने जो है पैरों को हिलाते हैं, पंखों के संकुचन और शीतलन की अवस्था, वो सभी क्या है, गति है। ओके, तो जीवों में गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया है, जो शरीर के अंगों को, जैसे पैर हुए, पंख हुए या कोई भी भाग हुआ, उसको हिलाना हो सकता है। अब देखिए, ये अंगों को हिलाने या पूरे शरीर को स्थानांतरित करने के रूप में हो सकता है हल्का सा हिला दे, या हो सकता है पूरा एक जगह से बदल के दूसरे जगह चले जाए, है ना, पूरा स्थानांतरित हो जाए। तो किसी भी रूप में क्या हो सकता है, गति हो सकता है। ओके, तो गति जो है सजीवों की एक प्रमुख विशेषता है। तो हम लोग सजीवों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जो गति है, गति क्या है, गति जो है सजीवों की एक विशेषता है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो सजीव है, सजीवों को बहुत सहायता मिलती है ना। उन्हें भोजन ढूंढने में, शिकार करने और वातावरण में प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है।
कई बार गर्म चीजों को छूते ही हम लोग क्या करते हैं, हाथ को अचानक हटा देते हैं, वो भी हमारी गति है ना। अगर हम लोग जो है किसी कुछ शोर शराबा सुने तो क्या करते हैं, सर मुड़ा देते हैं, गति है। कई बार जो है हम लोग अपनी जगह से उठकर चलते हैं, वो भी एक गति है। तो इस तरह से जो है गति सजीवों की प्रमुख विशेषता है, जो उन्हें भोजन ढूंढने, शिकार करने और वातावरण में प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। तो जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि आप बोलते हो जो है पेड़ पौधे भी सजीव है, तो वे कैसे गति करते हैं, वो तो वहीं पर खड़े रहते हैं। तो आपने देखा होगा वे अपने जो है डालियों को झुकाते हैं, है ना, बढ़ते हैं। ओके, और जहां पर प्रकाश उन्हें देखने को मिलता है, क्या करते हैं, पौधे उस तरफ को जो है मुड़ जाते हैं। ये देखिए, ये जो पेड़ है ये कहाँ की तरफ जा रहा है, इस तरह से आपने कहीं देखा होगा ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से जो है निकल रहे होते हैं पेड़। तो बच्चों, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की तरफ क्या कर रहे हैं, वे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, गति है। तो पौधे प्रकाश की ओर झुकने, बढ़ने, और जो पौधों में जो रंध्र होते हैं, जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, उसके खुलने, बंद होने, सभी जो प्रक्रिया है वो सब क्या है, वो सब जो है गति है। ओके, जब सूर्य की रोशनी जब उन पर पड़ती है, या वो किसी अंधकार जगह पर खड़े हो तो सूर्य की तरफ बढ़ते हैं, उनकी डालियां जो है उस तरफ को क्या हो जाती है, झुक जाते हैं। ओके, आपने देखा होगा, कई बार ध्यान दीजिएगा, पेड़ बहुत सारे एक साथ खड़े होते हैं तो झुंड में एक साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर, जहां पर प्रकाश हो। ओके, तो हमने क्या देखा, गति सजीवों की एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जंतुओं में गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के रूप में हो सकता है ना। फिर जो है शरीर के अंगों की गति होती है। कुछ जंतु क्या करते हैं, अपने शरीर के अंगों को क्या करते हैं, हिलाते हैं, है ना। कुछ जंतु जो है अपने शरीर के अंगों को भी हिलाते हैं। अब हमने पौधों में गति देखा, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, बीज, यानी पौधे इसमें से नन्हे नन्हे जो है पौधे निकल कर आ रहे हैं। तो वे कहाँ की तरफ बढ़ रही है, खिड़की के यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो देखिए इन सब ने कहाँ को मोड़ रखा है अपने आप को, जहां पर उन्हें जो है प्रकाश दिख रहा है ना। तो प्रकाश की ओर झुकना भी क्या है बच्चों, उनकी गति है। ये नहीं कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले गए, है ना। तो ये सभी जो है गति किसमें हो रहा है, जो पौधों में हो रहा है। पौधे सूर्य की रोशनी की ओर झुक सकते हैं, है ना। फिर उनमें क्या होता है, वृद्धि होती है। आप देखते हो जो है पौधे क्या करते हैं, पौधों में वृद्धि होती है। बढ़ना भी एक प्रकार की गति है। ओके, जो पौधों में होती है। फिर जो है उनकी रंध्रों का खुलना बंद होना, जो रंध्र होते हैं पत्तों में, है ना, हमने पढ़ रखा है स्टोमेटा। तो वो क्या होते हैं, वो खुलते हैं, बंद होते हैं। तो पौधों में पत्तियां क्या करती है, और जो रंध्र होते हैं, रंध्र में भी गति प्रदर्शित करती है, यानी रंध्रों के द्वारा पत्तियों के जो निचले हिस्से पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, वो भी क्या करते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। तो वो भी क्या है बच्चों, गति का उदाहरण है। ओके, तो सभी सजीवों में गति का होना जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। ये गति स्थान परिवर्तन के रूप में जैसे जंतुओं में होती है, या वृद्धि या आंतरिक प्रक्रियाओं के रूप में जैसे पौधों में हो सकती है। तो इस तरह से जो है प्रत्येक प्रकार की जो है गति किनमें होती है, पौधों में होती है। ओके, तो हमने देखा जो वृद्धि जो हमने देखा था पौधों में, यानी सभी जीव जंतुओं में क्या होता है, वृद्धि होता है ना। तो ये वृद्धि जो है वो क्या है, ये भी जो है एक प्रकार की गति है। ओके, देखिए जैसे कि मुर्गी के अंडों से चूजा निकलता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। फिर देखिए बीज अंकुरित होकर नन्हे पौधे में बनता है ना, जो वृद्धि का रूप ले लेता है। प्रत्येक जीव आकार प्रकार समय के साथ बढ़ता है ना। फिर जो है पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत होती है। जैसे कि जंतुओं में क्या होती है, एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। ओके, फिर जो है प्रजनन है, पक्षियों के घोंसले में क्या करते हैं, अंडे देते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं, है ना। फिर मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि वयस्क होने पर अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये सभी
किसके लक्षण है? ये सभी जो है वृद्धि के लक्षण है। ओके, तो हमने जो है इस इकाई में बहुत सारी बातें, है ना, इस पार्ट में बहुत सारी बातें हमने कर लिया है। और जो है किस तरह से जो है सजीव की विशेषताएं होती है, कैसे उनके आवास होते हैं, और कैसे कैसे वे अपने आवास के हिसाब से अनुकूलित होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो पूछा जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर आप लिख चुके हो तो उसको सिर्फ सुनकर आपको जो है ध्यान देना है। तो सब जिन्होंने नहीं लिखा है वो क्या कीजिए, अपने जो है इसके साथ तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो बच्चों इसमें जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछते हैं कि स्थलीय आवास क्या है। स्थलीय आवास यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उन आवासों को कहते हैं जो जमीन, है ना, जो जमीन पर या जमीन के पास स्थित होते हैं, यानी जो जमीन पे रहते हैं। जैसे कि वन हुआ, घास के मैदान हुए, रेगिस्तान हुए, ये सभी जो है स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। पहले जरा लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए। स्थलीय आवास हम पढ़ चुके हैं, इसको जरा अगर आपको पॉइंट्स में लिखना है तो किस किस को कहते हैं, कहाँ पे जो रहते हैं। इन आवासों में रहने वाले जीव जमीन पर या जमीन के पास रहते हैं, है ना, और अपनी जरूरतों के अनुसार जमीन का उपयोग करते हैं। तो अगर आपसे स्थलीय आवास क्या है पूछा जाए तो उसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, उत्तर को दे सकते हो, है ना। ये सभी बच्चों को पता है कौन कौन से, चाहे वो घास के मैदान हो, रेगिस्तान हो, वन हो, सभी जो है किस में आते हैं, स्थलीय आवास में आते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए, स्थलीय आवास क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसी तरह से स्थल यानी इसमें जो है हर प्रकार के आवासों के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, कहाँ कहाँ पे जो है जीव रहता है, किस किस तरह के जो है आवासों में कैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन से हैबिटेट्स है जहाँ पे वे रहते हैं। तो जलीय आवास जो कहाँ पे रहते हैं, जल आधारित आवास को जलीय आवास कहा जाता है। यानी जल में रहने वाले पौधों और जानवरों को जलीय पर्यावरण में रहने वाला माना जाता है, जो जल में रहते हैं। तो हमने देख लिया था सम एक्वेटिक हैबिटेट्स जो है कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पर है, और वहां के जीव जो है उसके प्रति क्या होते हैं बच्चों, अनुकूलित होते हैं। ओके, जलीय आवासों के उदाहरण बहुत सारे हैं। तालाब हुआ, झील हुआ, है ना, अब जितने भी जल के जो आवास है, दलदल है, महासागर है, ये सभी जो है किसमें शामिल है, जलीय आवास में शामिल है। तो उदाहरण के समेत जो है आपको क्या करना है, सारे बातों को याद रखना है। तो जलीय आवास नाम से ही क्लियर है, जल आधारित आवास को क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं, है ना, जो जल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, जल में रहते हैं। जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, है ना, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। ये क्लियर है ना सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है ये सारी बातें आपको पता है, जलीय आवास क्या है, स्थलीय आवास क्या है, रेगिस्तान के बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरह से जो है रेगिस्तान में किस तरह से रहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला पूछ सकते हैं आवास के जो घटक है वो कौन कौन से हैं, है ना। आवास के जो घटक है वो कौन कौन से हैं। जैविक घटक यानी किसी आवास के भीतर मौजूद मौजूद जीवित तत्वों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जैविक घटक, यानी जो जीवित होते हैं, जीव जो होते हैं। पहले लिख लीजिए।
ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स हुआ, है ना, एनिमल्स हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, ये सभी जो है मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। इसमें इनमें कौन कौन से शामिल है, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, है ना, सब जो है किसमें शामिल है, जैविक घटक, जो कहाँ पे रहते हैं, उस पर्यावरण में रहते हैं। तो जैविक घटक पूछ सकते हैं। आवास के घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक है किसी आवास के भीतर मौजूद जीवित तत्वों को कहते हैं। इनमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी जो है इसमें क्या होता है, शामिल होता है। हो गया सभी का? चलिए आगे देखते हैं। अजैविक घटक क्या है ना, इस तरह से एक एक बातें पूछ सकते हैं। अजैविक घटक क्या है, यानी किसी आवास में मौजूद निर्जीव तत्वों को कहते हैं। कैसा होता है बच्चों, जो निर्जीव है। ओके, किसी आवास में मौजूद निर्जीव तत्वों को कहते हैं। इनमें मिट्टी, चट्टानें, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और तापमान जैसे विभिन्न कारक शामिल है। जो कैसे है, जो अजीव है, जो जीवित नहीं है ना, अजैविक। एबायोटिक जिसको कहते हैं, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर सभी जो है किसमें आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं। तो ये क्लियर हो गया दोनों, जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है। जब आपसे जो है, जब हम बताते हैं तो अभी तभी आपको क्या करना चाहिए, सारी बातों को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना चाहिए, है ना, ताकि एग्जाम में जैसे ही आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो क्या कर सकते हो, आसानी से जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपने जितनी बातें पढ़ रखी है वो सभी जो है भूलना नहीं है। और आपको एक और बात जो करना है, आपके किताब को एक एक लाइन वाइज आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। ओके, जब आप ऐसा पढ़ोगे तो क्या होगा, आप कोई भी कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप अपने हिसाब से उस आंसर को लिख सकते हो। चलिए अब देखिए बच्चों, अनुकूलन किसे कहते हैं। ओके, एडाप्टेशन किसे कहते हैं। अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने वातावरण में बदलाव या चुनौतियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। क्यों ढाल लेते हैं, ताकि वह उस वातावरण में जीवित रह सके और सफलतापूर्वक अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। तो अनुकूलन पूछा जाता है, ओके, उसकी डेफिनेशन पूछा जाता है क्या है, तो आपको जो है जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको जो है आंसर आप दे सकते हो। अब अगर ज्यादा मार्क्स के 5 मार्क्स आपका क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, कौन कौन से तरह के अनुकूलन है उन सबका वर्णन करोगे, है ना। अगर 2 मार्क्स का है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे। तो मार्क्स के हिसाब से क्या करना है, यानी आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तभी भी आपको उसकी जो है नॉलेज होना चाहिए, कितनी बातें लिखना है। अगर 5 मार्क्स का पूछा जाए तभी भी आपको क्या होना चाहिए, आपको जो है उसके बारे में हर बातें पता होना चाहिए। ओके, तो ये लिख लिया सभी ने, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अनुकूलन क्या है। ओके, जैसे हमने देखा है ना, पौधे और जीव सभी क्या होता है, सब में एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो उनमें जो विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं, है ना, यानी उसके हिसाब से वे क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। जैसे ऊंट है, रेगिस्तान में रहता है, तो वहां की जो गर्मी, वहां पे जो पानी की कमी है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। चलिए ये हो चुका है ना सभी का। ओके, तो हमने क्या देखा, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। ओके, वो भी क्या है, अनुकूलन है। तो कैसे भी विशिष्ट संरचनाएं हो, स्वभाव की उपस्थिति हो, किसी पौधे को, जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गया ना।
चलिए आगे देखते हैं। आप पूछ सकते हैं कौन कौन से जगह पर पौधों की, यानी रेगिस्तान में पौधों के अनुकूलन पूछ सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पौधों में अनुकूलन पूछ सकते हैं। तो क्या क्या होता है, पर्वतीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, वे किस तरह से वहां पे रहते हैं, बताइए। जी हाँ, जो पर्वत होते हैं, पर्वत कैसा होता है, बहुत ही सर्दी होती है ना। हमने आपको बताया वहां पे जो है बर्फ भी पड़ता है ना। और बहुत ही सर्द वातावरण होता है, बहुत ठंडे होते हैं, है ना। इनमें तेज हवा चलती है, शीतकाल में हिमपात होता है। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो पर्वतीय पौधों में अनुकूलन, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा और सर्दियां होती है। तो वहां के जो पेड़ पौधे हैं अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, देखिए, शंकु के आकार की संरचना होती है ना। पहाड़ी वृक्ष आमतौर पर शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी शाखाएं झुकी हुई होती है, जिससे क्या होता है, वर्षा और बर्फ जो है उनके ऊपर से आसानी से फिसल जाता है ना। क्योंकि उनकी आकृति मैंने आपको दिखाया था कैसा होता है, कॉनिकल होता है, शंकु आकार के होते हैं, जिसमें से बर्फ या वर्षा का पानी वहां पे ठहरता नहीं है, वो आसानी से क्या हो जाता है, फिसल जाता है, तथा शाखाओं और पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, चलिए पहले ये लिख लीजिए, शंकु के आकार की संरचना। तो बच्चों इसमें हर स्थान के बारे में और सजीवों के लक्षणों के बारे में अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आपका ये चैप्टर जो है कवर हो चुका है। ओके, फिर एग्जाम के टाइम पर सिर्फ आपको जरा देखना है कि आपने जो जो पढ़ रखा है उसको जरा रिवाइज करना है, और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग जो है इस चैप्टर को स्कोर कर सकते हो। चलिए हो गया बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या बोल सकते हो, शंकु के आकार की संरचना होती है। ओके, फिर जो है सुई जैसे पत्तियां होती है, उनकी जो पत्तियां जो होती है बहुत ही, है ना, नुकीली होती है, सुई जैसे होती है। कई पहाड़ी पेड़ों में छोटी सुई जैसी पत्तियां होती है, जो क्या करता है, तेज हवाओं में पानी की हानि को कम करती है। यानी जब तेज हवाएं जब चलती है तो उसमें जो पानी है, पानी जो है क्या हो जाता है, पूरा से बह जाता है, यानी हवाओं के साथ जो है पूरा सूख जाता है। तो उसकी जो पानी की जो हानि को कम करता है। इन पत्तियों पर एक मोटी मोमी परत होती है, जो वाष्पोत्सर्जन को कम करती है और बारिश और बर्फ से होने वाले नुकसान से बचाती है ना। तो हमने देखा था जब रेगिस्तान के पेड़ पौधे थे उनमें भी जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि वाष्पोत्सर्जन जो है कम हो, है ना, क्योंकि वहां पे जो है पानी की अत्यधिक कमी होती है। तो इसी तरह से हर जगह पर जैसे जैसे अवस्थाएं होती है उसके हिसाब से जो है वहां के पेड़ पौधे जानवर सभी अपने आप को ढाल लेते हैं। हो गया बच्चों। चलिए अब इसी तरह से पूछ सकते हैं मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन। ओके, तो मरुस्थलीय जीवों में क्या क्या अनुकूलन होता है, मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी से बचाव के लिए, यानी वहां पर पानी की अत्यधिक कमी होती है तो उससे बचाव के लिए खुरदरी त्वचा होती है, लंबे पैर, जैसे हमने जो है ऊंट के बारे में देखा है ना, ऊंट का कैसा था, खुरदरी त्वचा होती है, लंबे पैर होते हैं, गद्देदार तलवे होते हैं जो उन्हें रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं, है ना। तो ऊंट, उसमें और क्या क्या होती है, मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय की क्षमता होती है ना, क्योंकि जल को क्या क्या करके रखते हैं, जल संचय, यानी ऊंट में क्या होती है, जल संचय की क्षमता होती है, जिससे कई दिनों तक बिना पानी के रेगिस्तान में वो घूम सकता है। अब उसी तरह से जो है वहां के जो पादप है ना, जो पौधे हैं मरुस्थलीय पादपों में भी क्या होता है बच्चों, जो है उसके प्रति वे अनुकूलित होते हैं, है ना। तो मरुस्थलीय पादपों में तना जो होता है मांसल होता है, चपटा होता है, हरी और स्पंजी हो जाता है ना। चलिए यहाँ तक हो गया आप लोगों का सभी का, पहले ये लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो पूछ सकते हैं मरुस्थलीय जीवों में क्या अनुकूलन होता है, मरुस्थलीय पौधों में कैसा अनुकूलन होता है। कोई भी प्रश्न आए आपको जो है आसानी से उसका जवाब सही से देना है। ओके, चलिए अब हम जब मरुस्थलीय पादपों की बात करते हैं तो तना कैसा होता है, मांसल होता है, यानी काफी मोटी होती है ना, चपटा, हरी और स्पंजी होता है। फिर ये क्या करता है, ये भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करती है ना। भोजन बनाने के साथ साथ क्या करता है, वहां पे तना में क्या होता है, भोजन बनाया जाता है और यह जल संचित करने का भी कार्य करती है। और इसकी जो जड़ तंत्र होता है कैसा होता है, जो रूट्स होते हैं वो काफी फैले हुए होते हैं, है ना, गहराई तक जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी से जहां पर भी पानी हो वहां से वे क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं। तो याद रखिएगा, मरुस्थलीय पादपों में जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता है। ओके, और हमने और क्या देखा था, इन पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पत्तों में होता है कि तनों में होता है, बताइए मुझे। बिल्कुल, तनों में होता है ना, प्रकाश संश्लेषण तनों में होता है। और तना जो है उसमें क्या होता है, तना एक प्रकार यानी एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता होती है। ओके, और हमने देखा कि जो है जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाता है। चलिए अब देखिए, अब छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थलीय आवास किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ लिया है, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। स्थल यानी जमीन पर, है ना, जमीन पर जो पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, है ना, इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। उसी तरह से जो है जलीय आवास किसे कहते हैं, यानी जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहां पर पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहते हैं, है ना। जब हम बहुत सारी बातें पढ़ लेते हैं तो जब भी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर सब आते हैं तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उसका जो है जवाब दे सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद कर रही हूँ जो जो बातें आपको बताया जा रहा है बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट होने से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब देखिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं, जैव घटक किसे कहते हैं, है ना, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। ओके, ये सभी जो है क्या कर सकते हैं, प्रश्न को जो है पूछ सकते हैं। तो आपको जो है सारे सबको एक अच्छे से पढ़कर जाना है और सारे बातों को आपको पता होना चाहिए। ओके, अजैव घटक देखिए किसे कहते हैं। अजैव घटक क्या है, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं, है ना, जो आवास के घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। जैसे हमने तापमान बताया, सूर्य का प्रकाश, सभी क्या है बच्चों, अजैव घटक है, निर्जीव वस्तुएं। ये भी हो गया ना। तो कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़कर जाना है। और कितने भी मार्क्स के प्रश्न हो उसको क्या करना है, आपको अच्छे से जवाब देना है। अब देखिए अंकुरन किसे कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, अंकुरन किसे कहते हैं, यह बीज में से एक नन्हे पौधे का प्रारंभ है। यानी हमने देखा जब बीज जब बोते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो है नन्हा सा पौधा निकल कर आता है। तो ये क्या है, ये बीज में से एक नए पौधे का आरंभ है, यानी प्रारंभ है। जब बीज से अंकुरन निकल आता है तो यह यानी इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया सभी का। फिर पूछ सकते हैं आपसे, सजीवों के लक्षण को लिखो, हमने पढ़ रखा है ना सभी। कोई भी पूछ सकते हैं, कितने, अगर 5 मार्क्स का है तो आपको जो है विस्तार से लिखना है। अगर सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से क्या करना है, सभी को पॉइंट वाइज लिखना है। तो उसके तो आपको क्या करना है, सजीवों के लक्षण को लिखो। सजीव
क्या करते हैं, वृद्धि होती है, सजीव बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, है ना। प्रजनन होता है, सजीव अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। फिर क्या करते हैं, पोषण, है ना, भोजन को ग्रहण करते हैं, सजीव भोजन को ग्रहण करते हैं, उससे पचाते हैं और उससे जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। तो वृद्धि के बारे में लिखना है, प्रजनन के बारे में लिखना है, और जो है किस तरह से सजीव पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। फिर और क्या क्या है, उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करते हैं, यानी जैसे ही कोई आवाज हुआ या कुछ भी आपको चोट लगी, कुछ भी हुआ, आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो सजीव अपने वातावरण में बदलावों पर प्रतिक्रिया करते हैं। फिर गतिविधि होती है, सजीव गति कर सकते हैं या अपने वातावरण में बदलाव ला सकते हैं। जीवन चक्र, सजीवों का एक जीवन चक्र होता है जिसमें जन्म, वृद्धि, प्रजनन और अंत में क्या होती है, मृत्यु शामिल होती है। तो ये सारी बातें जो है क्या है, सजीवों के लक्षण है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो जो बातें आज आपको बताई गई है वो सब आपको बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो अगले क्लास में एक नए इकाई के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।